is me, Dr. Deepa Rawat, and in this video we are going to discuss aphorism 25 of Organon of Medicine. इसके जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जहां पर आप मुझसे weborganon@gmail.com पे कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम aphorism 24 का एक बार जस्ट समझ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था aphorism 24 में, ताकि पीछे आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे का भूलना नहीं चाहिए ना, उसको भी हमको याद रखते चलना है, क्योंकि पूरा का पूरा एक सिस्टमैटिक वे में चलता है ना। aphorisms जो हमारा ऑर्गनन है वो पूरा एक सिस्टमैटिक वे में चलता है, तो उसको ध्यान रखना है, पीछे वाले को भी भूलना नहीं है। तो aphorism 24 में डॉक्टर हैनमन ने होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बात की थी कि वो एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से कैसे बेटर है, और थोड़ा सा उन्होंने ये बताया था कैसे हम एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव की हुई ड्रग्स को ही एक डिजीज्ड पर्सन पे यूज करते हैं टू ट्रीट हिज डिजीज और सिम्टम्स, और वो जो मेडिसिन हम सिलेक्ट करने वाले हैं उसकी सिम्टम सिमिलैरिटी हमारे डिजीज्ड पेशेंट की सिम्टम सिमिलैरिटी से मैच होनी चाहिए, एंड दिस इज द ओनली वे टू क्योर अ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। ठीक है, जिसको भी कोई सिम्टम है जो हमारे पास पेशेंट है वो सिर्फ इसी मोड ऑफ ट्रीटमेंट से जो है ठीक हो सकता है। एंटीपैथिक या एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो सकता, थोड़े टाइम के लिए उसके सिम्टम्स जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए वो बेटर फील करेगा, लेकिन एग्रवेट होकर कंप्लेंट आएंगी, लेकिन होम्योपैथी में उसको एक परमानेंट क्योर दी जाएगी। तो यहाँ पर 25 में डॉक्टर हैनमन बात करते हैं कि हमको पता चल गया कि होम्योपैथी एक ऐसा तरीका है जिससे हम डिजीज पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, परमानेंट क्योर दे सकते हैं, उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं, और उसके सिम्टम्स जो है वो ठीक होंगे, वो सप्रेस या पैलिएट नहीं होंगे। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर डॉक्टर हैनमन बात करते हैं कि हमने सिम्टम, डॉक्टर हैनमन बोला था ना कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से हम चलते हैं, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हमने लिया मान लो, ठीक है। अब हमारे पास 4 रेमेडीज आती, अब इन 4 रेमेडीज में से कौन सी मेडिसिन हमको सिलेक्ट करनी है, तो डॉक्टर हैनमन बोलते हैं कि इन 4 मेडिसिन में से हमको वो सिम्टम्स, वो मेडिसिन लेके आनी है, वो मेडिसिन पेशेंट को देंगे जिसके सिम्टम्स सबसे ज्यादा मैच करते हो डिजीज सिम्टम्स, यानी कि पेशेंट के सिम्टम्स से। अब मान लो ये 4 मेडिसिन हैं, जो सिमिलर मेडिसिन है मैं उसकी बात करती हूँ। मान लो मेडिसिन आई सीपिया, नाट्रम्यून, ये लगभग सेम ही मेडिसिन है, ठीक है। सॉरी, स्टैफ आती है और इग्निशिया आती है, या लैंगडेफ आती है। ये सारी मेडिसिन, नाट्रम थोड़ा हटा दो इसको, ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन सीपिया, स्टैफ, इग्निशिया, लैंगडेफ ये कॉमन मेडिसिन है जो एक जैसी लगती है, ठीक है। अब हमने जो भी हमारी टोटलिटी ऑफ सिम्टम आई उसमें से हमने ये 4 मेडिसिन हमारी निकल के आई हैं। अब इन 4 मेडिसिन में से वो मेडिसिन हमको प्रेस्क्राइब करनी है जिसके सारे, मतलब सारे नहीं तो ज्यादातर सिम्टम्स मैच होते हैं। अब इनमें, अब मेडिसिन अलग अलग है, इनमें डेफिनेटली कुछ तो डिफरेंस होगा ना, कोई तो ऐसी चीज होगी ना जिसमें इनके डिफरेंसेस आएंगे। अब ये जो मैंने मेडिसिन यहाँ पे लिखी है, क्योंकि मैं माइंड मेथड प्रैक्टिस करती हूँ, तो ये माइंड मेथड के हिसाब से एक जैसे दिखने वाली रेमेडीज है। मान लीजिए आप में से कोई या और कोई लोग सिम्टोमेटिक प्रैक्टिस करते हो या फिर क्लासिकल प्रैक्टिस करते हो, तो उनमें से कुछ XYZ मेडिसिन जो है वो एक जैसी आ जाती है। अब मान लो अगर ये मेरी मेंटल सिम्टम्स के हिसाब से मैंने ये मेडिसिन सेलेक्ट करी है, अब इनमें किसमें से ज्यादातर उसके फिजिकल भी मैच हो जाए, उसके जनरल भी मैच हो जाए, मैक्सिमम जिसके साथ मैच होंगे ना उस मेडिसिन को देंगे। मान लो मेरे सारे के सारे मेंटल सिम्टम्स तो इनसे मैच हो रहे हैं, लेकिन फिजिकल सिम्टम्स या जनरल सिम्टम्स या पर्टिकुलर सिम्टम्स मेरे ज्यादा लैंगडेफ से मैच हो रहे हैं, तो मैं लैंगडेफ दूंगी, ठीक है। ऐसा डॉक्टर हैनमन ने यहाँ पे बोला है। हमारा प्रिस्क्रिप्शन का तरीका वैसे अलग होता है, लेकिन जो इस aphorism में डॉक्टर हैनमन बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से आपको 3-4 दवाइयां आपके सामने आ गई, अब 3-4 में से तो आपको एक ही देनी है, सिंगल प्रिस्क्रिप्शन नहीं करनी है, पॉलीफार्मेसी तो करनी नहीं है, तो एक मेडिसिन वो कौन सी दोगे जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सिम्टम्स मैच होंगे, वो वाली आप मेडिसिन दोगे। अगर मान लीजिए XYZ कोई मेडिसिन आई और इसके साथ आपके जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है पूरा मैच हो रहा है, पर्टिकुलर से मैच हो रहे हैं, जनरल भी मैच हो रहे हैं, तब आप मैच करो कि इसमें से किसके साथ उसका सॉरी तो अब आप मैच करोगे कि इनमें से किसके साथ उसके मेंटल्स मैच हो रहे हैं, ठीक है। हम ऑपोजिट करते हैं, क्योंकि मेंटल्स में सारे जैसे लग रहे हैं, तो फिजिकल किसके साथ मैच हो रहे हैं। अगर कोई फिजिकल के बेसिस पे सिलेक्शन करता है मेडिसिन की, तो मेंटल्स किसके साथ मैच हो रहे हैं, पर्टिकुलर्स किसके साथ मैच हो रहे हैं। ये मान लीजिए बाय एक रेमेडी आई जिसके फिजिकल्स भी मैच हो रहे हैं, मेंटल्स भी मैच हो रहे हैं, कुछ हद तक पर्टिकुलर्स भी मैच हो रहे हैं, तो ये मेडिसिन हम उसको देंगे। या फिर कीनोट सिम्टम अगर इसमें से एक में मिल रहा है तो वो मेडिसिन हम ज्यादातर प्रिस्क्राइब करेंगे, चाहे उसका रेपर्टराइजेशन शीट में नंबर कम हो, ठीक है। तो थोड़ा सा हम aphorism को रीड करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूं एक बार। हाँ, Now, however, in all careful trials, अब हमने सारे ट्रायल्स जो करें वो केयरफुल करें कि भाई एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट कैसे चलता है या फिर होम्योपैथी में कैसे कैसे सिम्टम्स प्रूव किए जाते हैं। हमने ट्रायल्स करे हैं, प्योर एक्सपीरियंसेस लिए हैं, द सोल एंड इनफैलिएबल ऑरेकल ऑफ द हीलिंग आर्ट। अब ये होम्योपैथी के बारे में ही बात कर रहे हैं। हमको क्या टीच करवाती है, हमको क्या बताती है, दैट एक्चुअली दैट मेडिसिन which in its action on the healthy human body has demonstrated its power of producing the greatest number of symptoms similar to those observed in the case of disease। यही बताया है कि हम ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो ट्रायल्स हैं, ठीक है, उनसे हमको ये पता चला है कि जो ऑरेकल ऑफ द हीलिंग आर्ट है, इनफैलिएबल ऑरेकल ऑफ द हीलिंग आर्ट है, वो हमको ये बताती है कि उस मेडिसिन को चूज करना है whose action on the healthy human being has demonstrated its power of producing the greatest number of symptoms, जिसके साथ greatest number of symptoms मैच हो similar to those of the observed in the case। जो हमको केस में दिखाई दे रहे हैं उसके साथ एक मेडिसिन का मैक्सिमम नंबर ऑफ सिम्टम्स मैच हो अंडर ट्रीटमेंट जो हमारे पास केस है। thus also इन डोजेस ऑफ suitable potency। अब वो मेडिसिन हमको सेलेक्ट करनी है, क्योर कैसे होगी, सिर्फ मेडिसिन सेलेक्ट करके तो नहीं होगी, आपको डोजेस भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको पोटेंसी भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। हमको डोजेस ऑफ suitable potency एंड अटेन्यूएशन, मतलब उसकी रिपीटेशन कितनी होनी चाहिए, रैपिडली, रेडिकली एंड परमानेंटली रिमूव्स द टोटलिटी ऑफ सिम्पटम ऑफ द मॉडरेट स्टेट। और वही मेडिसिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिम्पटम्स कवर करे, उसको हमने राइट रिपीटेशन करी, राइट पोटेंसी उसकी सिलेक्ट करी, राइट डोजेस अगर सिलेक्ट करे, तो वो रैपिडली, रेडिकली और परमानेंटली रिमूव करेगी टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स जो हमको केस में दिखाई दे रहे हैं। दैट इज टू से जो 6 से लेकर 16 में टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स के बारे में बात करी गई है कि वो कैसे हमको एक पिक्चर बनाते हैं, डिजीज की तरफ इशारा करते हैं कि भाई हमको, सॉरी, मेडिसिन की तरफ इशारा करते हैं कि टोटलिटी ऑफ सिम्पटम, भाई ये मेडिसिन चाहिए, ये मेडिसिन चाहिए, ठीक। द होल डिजीज प्रेजेंट एंड चेंज इट इनटू हेल्थ।
ठीक है, उसको फिर हेल्थ में वो चेंज करेगी। एंड दैट ऑल मेडिसिन क्योर विदाउट एक्सेप्शन, वो क्योर करेगी विदाउट एक्सेप्शन, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। दोस डिजीज हुज सिम्पटम्स मोस्ट नियरली रिजेंबल देयर ओन एंड लीव नन ऑफ देम अनक्योर्ड, उन सिम्टम्स को क्योर करेगी जो उससे रिजेंबल करेंगे। मेरी मेडिसिन से जो सारे सिम्टम्स रिजेंबल करेंगे वो सारे का सारे सिम्टम्स को क्योर करेगी और उनमें से किसी को नहीं छोड़ेगी, ठीक है, उनमें किसी को लेफ्ट अनक्योर्ड नहीं वो करने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने मोस्ट सिमिलर मेडिसिन जिससे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सिम्टम्स मैच हो रहे हैं वो वाली मेडिसिन सेलेक्ट करी है, इसलिए कभी वो अनक्योर्ड नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। ऐसा थीम बता देते हैं, फॉर द परमानेंट क्योर वन हैज टू सिलेक्ट द रेमेडी व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सिम्पटम्स सिमिलर टू दैट ऑफ द डिसीज, ठीक है, वही मेडिसिन हमको सिलेक्ट करनी है। अच्छा, इसमें ना एक फुटनोट भी है जो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो फुटनोट भी एक बार देख लेते हैं। आई डू नॉट मीन दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ व्हिच द ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर्स ऑफ द ओल्ड स्कूल बोस्ट, क्या बोस्टिंग करते रहते हैं ना कि मटेरियल कॉज है या मटेरियल पैटर्न्स के बारे में बात करते रहते हैं, या उनकी थ्योरी, उनके कुछ स्पेकुलेशंस हैं जिन पे वो बात करते रहते हैं। आफ्टर दे हैव फॉर years worked away with a lot of complex prescription, उन्होंने क्या करी, कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन करी और नंबर ऑफ डिजीजेस व्हिच दे नेवर केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करी नहीं, जो उनको सिम्टम्स दिखे वही सामने उसके फिर डिफरेंट मेडिसिन उसमें प्रिस्क्राइब करी, बट व्हिच faithful to their school they consider as already described in works of systemic pathology and dreamed that they could detect in them some imaginary morphic matter। तुमने कोई रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करी, तुमने कोई इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं करी कि ये पेशेंट क्रॉनिक डिजीज से क्यों सफर कर रहा है, ठीक है, आपने सिर्फ अपने जो अपना सिस्टमैटिक वर्क करता है, जो आपको पैथोलॉजी चलती है, उसमें से आपने सोचा, आप ड्रीम कर रहे हो, है ना, कि वहां से कुछ ना कुछ आपको डिटेक्ट कर लोगे आप कि कुछ इमेजिनरी मोर्फिक मैटर्स हैं जिसकी वजह से हमारा पेशेंट बीमार पड़ता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। एट दैट टाइम ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होती भी नहीं थी, तो सिम्टम बेसिस पे ही ट्रीटमेंट चला करते थे। बट नाउअडेज जो मॉडर्न मेडिसिन की साइंस है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, वो अगर सिंपल आपको कोड कॉफ भी है ना तो उसके भी डिफरेंट कॉजेस के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो ये वाली जो थ्योरी है अब फिट नहीं बैठती, अब देयर हैज बीन लॉट्स ऑफ चेंजेस इन मेडिकल साइंसेस, तो वहां पर अब इतना इसको ऐसा बोलना आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी चीजें एडवांस हो गई हैं जिसकी हमें एज अ होम्योपैथ की जरूरत पड़ती है। as ascribed to them some other hypothetical internal abnormality, तो तुम्हें लगता है कि कुछ hypothetical तुमने hypothesis बनाई है कि कुछ internal बोलते हैं कि internal morphic matter रहा होगा, internal कोई abnormality आई जिसकी वजह से पेशेंट बीमार पड़ता है। They always saw something in them but knew not what it was, पता है कुछ ना कुछ है पर क्या है ये नहीं पता। They got results from the complex forces acting on an unknown object that no human being but only a god could have unraveled, results from which nothing can be learned, नो एक्सपीरियंस गेन। तो ये सब तुमने देखा, जो तुम देखने की कोशिश कर रहे हो वो एक ह्यूमन बीइंग देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो वाइट फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, वो एक जो गॉड है वही देख सकते हैं। और इससे तुमको क्या मिलता है, तुमने जो कुछ भी लर्न करा वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे तो था ही नहीं, तुमने कोई एक्सपीरियंस नहीं गेन करा। 50 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ दिस सॉर्ट इज like 50 years of looking into a kaleidoscope filled with unknown colored object। आप 50 years से आप ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप किस बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, बीमार क्यों पड़ता है ह्यूमन बीइंग। आप सिर्फ कुछ पैथोलॉजिकल जो आपको पैथोलॉजी में आपने कुछ स्टडी किया, आपको कुछ दिखाई दिया, उससे आप इमेजिन कर रहे हो, स्पेकुलेशंस बना रहे हो कि ये हो सकता है वो हो सकता है, बट रियली में जो ह्यूमन बीइंग के अंदर है वो तो आप देख ही नहीं सकते, वो एक गॉड ही देख सकते हैं। तो आप 50 years you are looking like into a kaleidoscope जो unknown colors object से fill है, तुमको भी नहीं पता कि कौन सा कलर किसका है, क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा है, and perpetually turning around thousands of ever changing figures and no accounting for them। और उन इतने टाइम से आप ये सब करते जा रहे हो और उसका कोई अकाउंट भी नहीं है ना। इसकी एक्सप्लेनेशन इसमें बताइए, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, छोटे से वर्ड्स में मैंने इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। आप इसको पढ़ लेना, इसको नहीं समझ आता है कुछ भी तो इससे क्वेश्चन पूछ लेना, इतना इंपॉर्टेंट अफॉर्जन ये नहीं है, ये प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट ये एकेडमिक्स या फिर जो एमसीक्यूज आएंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हम यहीं पे इसको बंद करते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम अफॉर्जन नंबर 26 जो एक इंपॉर्टेंट अफॉर्जन है दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थैंक यू सो मच।